नमस्कार। लोकप्रिय डिजिटल चैनल मंडल न्यूज़ के नवीनतम पॉडकास्ट द स्टोरी में मैं नीलेश परतानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। द स्टोरी में हम मिलेंगे हर क्षेत्र के विभिन्न कामयाब हस्तियों से जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, मेहनत की और सफलता का परचम लहराया। हम जानेंगे इन लोगों से इनकी कामयाबी का राज और पाएंगे अपने लिए प्रेरणा। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद है बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र के चमकते सितारे श्री विजय जी भोयर। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में, और हम आपका धन्यवाद देते हैं हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। विजय जी के बारे में अगर मैं आपको परिचय देना चाहूँ तो यह न केवल विदर्भश्री, महाराष्ट्रश्री, मिस्टर इंडिया, बल्कि मिस्टर एशिया और मिस्टर वर्ल्ड के भी टाइटल जीत चुके हैं। और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि यह अमरावती के सुपुत्र हैं। विजय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा रहा, आपके जीवन का प्रारंभिक काल कैसा था, आपके परिवार की पृष्ठभूमि कैसी थी। कृपया उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो फैमिली है उसमें जैसे मेरे पापा है, फैमिली में पापा, मम्मी और एक मेरा बड़ा भाई है जो कि फोटोग्राफी करता है। और जब मैंने बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र मतलब स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होता है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंडीशन। तो हमारे घर की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी क्योंकि मेरे पापा थे जो कि प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। उनके साथ में उनका हाथ बटा रहता कि उनके साथ उनके काम पे जाता था, काम करता था। वो बाइंडिंग का जो मुझे आता है वो थोड़ा बहुत मैं उनको हेल्प करता था, मदद करता था। और मेरे फैमिली में मेरा बड़ा भाई है और मम्मी है जो कि हाउसवाइफ है। तो बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखो, बॉडी बिल्डिंग ये गेम आने की प्रेरणा मुझे ऐसे नहीं मिली, जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग से बता दो कि मैंने जब बॉडी बिल्डिंग खेलना स्टार्ट किया तो खेलने के लिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। जैसे कि मैं काफ़ी दुबला पतला आदमी था, तो आपको पता ही होगा कि दुबला पतला आदमी के लोग काफ़ी इरिट करते, काफ़ी चिढ़ाते हैं। और फर्स्ट मैं जब जिम में गया तो मेरा यही उद्देश्य था कि मुझे खुद को डेवलप करना है, खुद की पर्सनैलिटी अच्छा बनाना है। तो ये उद्देश्य से मैंने जिम स्टार्ट किया था। बॉडी बिल्डिंग चुना या फिर प्रेरणा मिली वो तो जैसे जैसे मैं खेलते गया, कंपटीशन जीतते गया, वैसे वैसे मुझे प्रेरणा मिली गई। दोस्तों से प्रेरणा मिली, काफ़ी जगहों से मुझे लोगों ने प्रेरित किया खेलने के लिए। तो स्टार्ट मैंने जब किया ना, तो जब जिम स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ही किया। जैसे कि मुझे बाकी लोगों से कुछ अलग दिखना था, काफ़ी दुबला-पतला आदमी, काफ़ी लोग मेरी मज़ा उड़ाते थे। इस वजह से मैं पहले जिम स्टार्ट किया तो खुद की पर्सनैलिटी के लिए किया, ताकि एक पर्सनैलिटी अच्छी रहे तो सामने वाला भी आपको उतनी रिस्पेक्ट से बात करता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद की पर्सनालिटी सुधारने के लिए डिसाइड किया कि आप बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में आएंगे। पर चूंकि ये हमने देखा है कि ये बहुत महंगा क्षेत्र है, और आपने जैसे बताया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बॉडी बिल्डिंग को छोड़कर दूसरा कोई कम खर्चीला खेल आपने अपनाना चाहिए? देखो, आपकी बात तो सही है कि ये गेम बहुत कॉस्टली है, महँगा गेम है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पैसा लगाना भी पड़ता है और आपको उतना रिवॉर्ड मिलता भी नहीं है पैसा। क्योंकि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया जब से आया है तब से ये गेम को आप जानते हो, पहले बॉडी बिल्डिंग का इतना कोई नाम भी नहीं था, ठीक है? जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, तो जैसे मैंने बोला था कि मैंने बॉडी बिल्डिंग ही चुनना नहीं मैंने। जैसे-जैसे मैं इसमें खेलते गया, मेरी इसमें रुचि बढ़ती गई। ये मेरे लिए पैशन है, ये गेम नहीं है। जैसे कि ज़िंदगी जीने के लिए कुछ सहारा होता है कि उस ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ सहारा होता है ना, वैसे ये मेरे लिए है। बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए सिर्फ़ एक गेम नहीं है, बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए एक पैशन है, सही है। ठीक है? तो ये जो पैशन आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारा,
जैसे कोई कहानीकार होता है, वो बस। कहानी लिखना उसका पैशन होता है। जैसे कोई डायरेक्टर है, उसकी चीज़ें बनाना, नई एक सीरीज़ बनाना उनका एक पैशन होता है। तो इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग भी आपका एक पैशन रहा। तो जब व्यक्ति अपने पैशन को फॉलो करता है तो नेचुरली जो है बहुत चुनौतियाँ उसके सामने आती है। तो आपके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ इस क्षेत्र में आई जब आपने आपका पैशन फॉलो करने की कोशिश की? देखिए, जैसे कि कोई भी खेल खेलते हो आप, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। कोई भी आप रास्ता चुनते हो तो उसमें कठिनाइयाँ आती है। जैसे कि हम रास्ते में चलते हैं, ब्रेकर भी होते हैं, गड्ढे भी होते हैं। तो हम क्या वहाँ पे रुक जाते हैं? नहीं रुकते, उससे रास्ते निकाल ही लेते हैं। तो वैसे ही ज़िंदगी का रास्ता होता है, हमें रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, उस रास्ते से आगे बढ़ना पड़ता है। आपको कोई अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ करना है, तो उसके लिए पागलपन चाहिए। बहुत ज़रूरी है, आपको पागल बनना पड़ेगा। जो आपको हासिल करना है, वो चीज़ पाने के लिए आपको पागलपन ज़रूरी है, पागलपन दिखाना पड़ेगा। जब तक आप कुछ चीज़ पाने के लिए अपना पागलपन नहीं लगाओगे, पूरा फ़ोकस उस पे रखना पड़ेगा। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आपने सोच लिया कि आपको वो चीज़ करनी है, तो करनी है। इसमें मेरे को देखो, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग खेल है, काफ़ी महँगा खेल है। इसमें जब मैं स्टार्टिंग में खेला ना, जैसे कि मेरे पास है ना डाइट के लिए पहले पैसे नहीं थे। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, तब जिम की फ़ीस अप्रॉक्स 80-90 रुपए थी पर मंथ। पर वो 80 रुपए भी मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे कि जिम की मैं फ़ीस पे कर सकूँ 80 रुपए। तो ऐसी घर की कंडीशन नहीं थी, तब काफ़ी जिम भी नहीं थे, आजकल तो बहुत सारे जिम हैं। मैं जिम जब जाता था तो मेरे पास 80 रुपए भी नहीं थे कि मैं जिम की फ़ीस पे कर सकूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे करना तो था इसमें, मुझे पहले तो अच्छी पर्सनैलिटी बनाना था, बाकी गेम खेलना था। पहले फिर मैंने इकोनॉमी, थोड़ी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाए, इस वजह से मैंने कुछ पेपर बाँटने का काम किया, पेपर स्टॉल पे काम किया, थोड़ी अर्निंग होने लगी, तो मैं फिर जिम की फ़ीस पेड कर सका। और जिम की फ़ीस पेड करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो थी ना, वो है डाइट। सबसे ज़्यादा पैसा लगता है आपको डाइट को। अच्छी एक मसल ग्रोथ करनी है, अच्छी एक फिजिक बनाना है, तो आपको डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो डाइट के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं थे। घर पे पैसे मांगो तो पापा के पास तो उतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे ये करे। वो तो उन्होंने बोला था कि जिम विम छोड़ दे भाई, घर पे बैठ मेरे साथ काम करने चल और उसमें ही देख। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे करना तो है। तो फिर मैंने कुछ साल प्राइवेट जॉब किया, जैसे कि मोबाइल के शॉप में, रिलायंस डिजिटल में जॉब किया, क्योंकि मुझे अर्निंग से अपने डाइट का भी खर्चा निकालना था। तो वो दौरान मेरे लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि जॉब का टाइमिंग भी मैच करना पड़ता था और वर्कआउट के लिए टाइम निकालना पड़ता था, जैसे 8 घंटे की शिफ्ट करके फिर मैं वर्कआउट करने जाता था। तो वो जो सिचुएशन था, जैसे कि वो सिचुएशन मेरे लिए काफ़ी टफ थी। यानी इसका मतलब है आपने छोटे-मोटे जॉब किए, राइट। आपने पेपर बाँटे, आपने बाइंडिंग की, आपने मोबाइल स्टोर में काम किया। सही। ये सब काम आपने इसलिए किया ताकि आप आपके पैशन को फॉलो कर सकें। सही। आपने ये सब काम किया लेकिन आपने आपके पैशन को नहीं छोड़ा। नहीं। ये मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के लिए एक बहुत प्रेरणास्पद बात है। और फिर आपने अलग-अलग कॉम्पिटिशन में शायद पार्टिसिपेट सही। करना स्टार्ट किया? राइट, राइट। जैसे कि देखो, मैंने जब स्टार्ट किया ना, जब पहले मैं सिर्फ़ एक खुद को डेवलप करने के लिए ही मैं जिम में जाता था। तो मेरे जैसे दोस्त थे, दोस्तों ने मुझे कहा तेरी फ़िज़िक तो काफ़ी अच्छी है यार। तो तुझे पता है यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी एक खेल है। बॉडी बिल्डिंग खेल अगर तू खेलता है तो मार्क्स भी मिलेंगे, 3 मार्क्स आपको परीक्षा में पास होने के लिए मिलते हैं। बस वो 3 मार्क के लिए मैंने पहला कॉम्पिटिशन खेला, यूनिवर्सिटी का महाविद्यालयन कॉम्पिटिशन। सिर्फ़ 3 मार्क के लिए, खेलने के लिए नहीं किया, सिर्फ़ 3 मार्क मिलने के लिए किया। तो ठीक है, मैंने दोस्तों ने बहुत सारा मुझे उत्साह किया कि भाई खेल, तेरी बॉडी मस्त है, फिज़िक भी बढ़िया है। अगर लग गया तो कलर कोड लगने के बाद तेरे को घूमने फ्री में मिलेगा। उस वजह से मैं खेलने गया, ठीक है। तो पहला ही कॉम्पिटिशन था, मैं काफ़ी नर्वस था स्टेज पे। तो वो कॉम्पिटिशन में मैं टॉप 5 क्या टॉप 10 में भी नहीं आ पाया। वो बहुत मतलब मुझे थोड़ा-सा हर्ट भी हुआ कि मेहनत तो मैं पूरी कर रहा था, टॉप 10 में भी नहीं आया। तो वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं,
कुछ ना हो तो डिस्ट्रिक्ट तो भी मुझे खेलना है, डिस्ट्रिक्ट में 3 टॉप 3 में तो आना है, जैसे कि बेस्ट 3 रहती है उसमें आना है। तो वहाँ से मैंने थोड़ा अपने आप को थोड़ा गाइड किया, मतलब जिनको नॉलेज है उनसे कुछ पूछे, जो मुझे नहीं पता उनसे पूछा कि मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे डेवलप करना है। आपको एक गुरु तो चाहिए, अगर कहीं आगे बढ़ना है तो आपको एक टीचर चाहिए। टीचर बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही तरीके से गाइड करे। मुझे टीचर मिले, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप में क्या कमी है, आप कैसे खुद को डेवलप कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट किया। सबसे पहला मेडल जब मेरा आया तो वो था डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, अमरावती डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन। वहाँ पे मेरा तीसरा प्लेस आया, मेरे वेट कैटेगरी में तीसरा प्लेस आया। तो मैं बता नहीं सकता, मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे कि ऐसा लगा कि मैंने कुछ ना कुछ हासिल किया। 3 साल के मेहनत के बाद ये तीसरा प्लेस लगा था, क्योंकि 3 साल पहले मैंने मेहनत की। 2011 के पहले कंपटीशन खेला, फिर 14 में मेरा पहला मेडल आया, जो कि तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो फिर वहाँ से मेरी प्रेरणा बढ़ती गई। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट से बाद विदर्भ लेवल कंपटीशन खेला। विदर्भ लेवल में मेरा पहला तीसरा आया, फिर नेक्स्ट ईयर फर्स्ट आया, फिर ओवरऑल टाइटल मारा, फिर महाराष्ट्र श्री गया। महाराष्ट्र श्री में मैंने ग्रुप वेट में गोल्ड मेडल लिया, महाराष्ट्र से बना। फिर वहीं पे रुका नहीं, मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने है, इंडिया का नाम रोशन करना है, मुझे लोग पहचाने। अभी मतलब जैसे कि विदर्भ खेलो तो जैसे डिस्ट्रिक्ट विदर्भ तक पहचानते थे, तो मैं चाहता था कि पूरे इंडिया में मुझे लोग पहचाने, मुझे ऐसा कुछ करना है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया नेशनल और फिर इंटरनेशनल की जर्नी। वहाँ पे जाने के लिए इतना आसान नहीं था मेरे लाइफ में कि मैं डायरेक्ट इंटरनेशनल जो, क्योंकि जब मैंने पार्टिसिपेट पहले कंपटीशन खेला था तो वो था मेरा 65 केजी वेट कैटेगरी, 65 वेट कैटेगरी, और इंटरनेशनल कंपटीशन खेला 100 केजी, मतलब मेरा वेट था 95 केजी। तो ये जो जर्नी था ना इंटरनेशनल लेवल तक का जाने का, इसमें मुझे काफ़ी लोगों ने हेल्प किया, जैसे कि मेरे जो कोच है उन्होंने मुझे गाइड किया, और फिर मैं इंटरनेशनल कंपटीशन खेल पाया। आज आप देख सकते हो कि मेरे पास जैसे कि जो भी टाइटल्स है, जो कि मेरे कोच है उनके वजह से भी है, और मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया टाइम पे, और मैं यहाँ तक आ पाया। तो जैसे कि आपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाह शुरू किया और उसमें आपको सफलता मिलते गई, पर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का खर्चा भी काफ़ी होता है, और साथ ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारा एक्सपेंसेस लगता है। तो क्या ये एक्सपेंसेस जिस हिसाब से आप इंटरनेशनल में आपको प्राइजेस मिलते हैं या बाकी जो दूसरी चीज़ें, क्या उससे ये एक्सपेंसेस सब कवर आउट हो पाते हैं या आपको कहीं और उसकी बारे में हेल्प लेना पड़ा? देखिए, जैसे कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेलना है, यहाँ से 10 साल पहले की बात करता हूँ तो इतना कुछ पैसे नहीं लगते थे, कंपेयर टू अभी की बात करें तो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन भी पार्टिसिपेट करते हो तो मंथली आपका खर्चा 10 से 15 हज़ार रुपये लगता है। तो आप समझ लो कि आपको एक इंटरनेशनल कंपटीशन खेलना है तो मुझे कम से कम 3 महीने में 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा लगता है एक इंटरनेशनल कंपटीशन की प्रिपरेशन करने में, जिसमें कोच की भी फीस होती है, डाइट में सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं, उसके बाद में आपको वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो आपको कोई भी ब्रांड क्यों सपोर्ट करेगा, जब उनका बेनिफिट रहेगा तो ही सपोर्ट करेगा ना। तो स्टार्टिंग में तो मुझे कोई ब्रांड नहीं मिला, बट जब मेरा कुछ नाम हुआ, जैसे मैंने कुछ मिस्टर इंडिया के टाइटल जीते, सोशल मीडिया पे जैसे मैंने थोड़ा सा इन खुद को डेवलप किया, तो कुछ ब्रांड्स मिले। जैसे कि मुझे एक सप्लीमेंट शॉप है जो स्पिरिट बॉडी न्यूट्रिशन करके, उन्होंने मुझे अभी फ़िलहाल में जो एशिया खेलने गए ना, वहाँ पे मुझे स्पॉन्सरशिप मिली। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ इस खेल में कोई आपको स्पॉन्सर नहीं मिलता, खुद के पैसे से जाना होता है। एक तो कर्जा निकालो, या फिर ब्याज से पैसा लो, या कुछ गिरवी रखो, तभी आप जा पाओगे, नहीं तो वैसे पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इसमें इसमें इतना खर्चा है, आपको डाइट को इतना खर्चा लग जाता है, आपको प्रैक्टिस को इतना खर्चा लग जाता है, आप वहाँ पे जाके कैसा करोगे, कहाँ से पैसा लाओगे ये इतना तो तो। बहुत ही आपने शॉकिंग ट्रुथ बताया कि किसी प्रकार से आपको कोई भी प्रकार से हेल्प नहीं मिलती है। तो जैसे गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स है,
तो आपको क्या कहीं से कोई शासकीय विभाग से मदद नहीं मिली, या जो हमारे जितने नेता लोग हैं, क्या उन्होंने कभी आपको इसके अंदर मदद नहीं करी? देखिए, अमरावती सिटी में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वैसे, पर मुझे तो किसी ने अभी तक हेल्प नहीं की। जैसे स्पोर्ट डिपार्टमेंट से आपको कुछ फंड मिलते हैं, पर उसकी भी कुछ क्राइटेरिया है, वो जो आपको पूरी करना पड़ता है, पर वो होती नहीं है। जैसे कि जो क्रीड़ा संकुल रहता है, वहाँ से आपको फंड मिलता है जब आप बाहर कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेलने जाते हो तब। बट उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? उसके लिए पहले आपको खुद का पैसा खर्चा करना पड़ेगा। खुद कहीं से भी पैसा लाओ, खर्चा करो, वहाँ पे जाओ, वहाँ से बिल लेके आओ। फिर जब बिल सबमिट करोगे तो कितना खर्चा हुआ तो फिर आपको रिफंड पैसा मिलेगा। इस प्रोसेस में तो आप वैसे ही थक जाओगे, आपकी प्रैक्टिस रहेंगी, बस वहीं पे थक जाओगे। तो ऐसा प्रोसेस है। यहाँ पे मुझे कंपटीशन के लिए तो इंटरनेशनल किसी पॉलिटिशियन ने या फिर किसी बिजनेसमैन ने, कारपोरेटर ने किसी प्रकार की सहायता नहीं की। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सहायता की, जैसे कि फ्रेंडली जाने के लिए कुछ फ्रेंड ने सपोर्ट किया, हेल्प किया, मदद किया जैसे। और जिम जो है, जिम से जो लड़के हैं, उन्होंने मुझे हेल्प किया। बाकी कहीं से मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला। तो आपका ये कहना है कि किसी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट आपको नहीं मिला, कहीं से कर्जा लेकर, कहीं से किसी के पास से पैसे उधार लेकर ही एक बॉडी बिल्डर को आज अपनी जर्नी पूरी करनी पड़ती है। तो इस क्षेत्र में जो इतने कम लोग आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज है, सरकार की ये जो नीतियां है, जैसे कि आपने बताया कि पहले आपको पूरा पैसा खर्च करना पड़ता है, पर फिर आपको बिल जमा करने पड़ते हैं, और फिर आपको उसमें का अगर बिल अप्रूव हुए तो आपको पैसा मिलता है। बट नेचुरल है कि ये प्रोसेस जो है बड़ी मुश्किल है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो वो नीति है सरकार की, इस नीति के कारण अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन आगे नहीं आ पा रहे हैं? ओलंपिक में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा भारत का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि किस प्रकार से सरकार ने इन नीतियों में बदलाव करना चाहिए? किस प्रकार से हेल्प करनी चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन्स को? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस ज़रूर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। हमने अपने अमरावती में ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल खेल सकते हैं, नेशनल प्लेयर है खुद ऐसे हैं कि जो खेलने के बाद पीछे आ गए। क्यों? कि उनको प्रैक्टिस के लिए कहीं से फंड ही नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे कोई स्पॉन्सर है नहीं, इतनी बड़ी कंपनीज़ है नहीं, बाकी अदर सिटी में मिल जाती है, इस वजह से वहाँ के एथलीट काफ़ी आगे बढ़ते हैं। आप देखते हो जैसे कि नॉर्थ साइड के, पंजाब के, हरियाणा के सबसे ज़्यादा एथलीट आपको दिखेंगे। वहाँ की जैसे कि पॉलिसी है, वहाँ पे तो जो डाइट के लिए भी पैसे मिलते हैं और आपको अदर फंड भी मिलता है, जैसे कि जॉब भी मिल जाता है और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। तो अपने यहाँ पे जैसे कि सरकार ने कुछ उसमें पॉलिसी में चेंजेस करना चाहिए, ताकि आप प्लेयर को इजीली फंड अवेलेबल हो जाए, वो अपना करियर में उसमें आगे बढ़ पाए, इंडिया के लिए मेडल ला सके और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। उसलिए कुछ चेंजेस तो पॉलिसी में होने ही चाहिए। बोलने का मतलब अगर कोई पॉडकास्ट हमारे नेतागण देख रहे हैं, स्पेशली महाराष्ट्र के, अमरावती के, तो उन लोगों ने इन पॉलिसीज में बदलाव जरूर करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री इतने ऊर्जावान हैं, उनसे भी हमें दरखास्त करनी चाहिए कि पॉलिसीज के अंदर वो जरूर बदलाव करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो आगे आ सके। अब विजय जी, मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा डाइट के बारे में। जी। तो जो जैसे कि आप अभी डाइट करते हो, जिम में आप वर्कआउट करते हो, तो आपको बहुत सारा प्रोटीन लेना पड़ता है, जी। वे प्रोटीन लेना पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वेजिटेरियन व्यक्ति जो है वो ज़्यादा प्रोटीन नहीं पा सकता किसी भी प्रकार से, आपको नॉन वेज ही खाना पड़ता है प्रोटीन के लिए। तो क्या ये बात सही है? ये आपको किसने बोला कि सिर्फ नॉनवेज में ही प्रोटीन होता है, वेज में प्रोटीन नहीं होता है? ये आपने सुनी हुई बात है, ठीक है? देखो, मसल ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। जब आप जिम में जाते हो तो क्या करते हो? वहाँ पे जिम में मसल नहीं बनती, मसल बनती है आपके घर में। जब आप रेस्ट करते हो, मसल रिकवरी होगी, तब आपके मसल डेवलप होंगे। जब आप जिम में जाते हो, वेट उठाते हो, वेट लिफ्ट करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, मसल को ब्रेक करते हो। ब्रेक करने के बाद बहुत ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है मसल की रिकवरी। मसल की रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन के लिए सिर्फ नॉन-वेज ही सोर्स नहीं है, वेजिटेरियन भी सोर्स है। मैं आपको बताता हूँ वेजिटेरियन सोर्स। जैसे कि आप वेजिटेरियन हो, डेयरी प्रोडक्ट में आपको हाई प्रोटीन मिलेगा।
जैसे कि पनीर, दही हो गया, बटर मिल्क हो गया, इसमें भी आपको प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद सभी प्रकार के दालियाँ दाल है, उसके बाद में आपको जैसे कि फ्रूट्स में भी प्रोटीन मिलता है। सबसे हाई प्रोटीन आपको मिलेगा जैसे कि सोया चंक्स में, सोयाबीन में, जो कि विजे जो चिकन खाता है नॉन वेजिटेरियन उससे भी ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। जैसे आप अगर 100 ग्राम सोया चंक्स खाते हो तो आपको मिलता है अप्रॉक्स 30 ग्राम प्रोटीन, वो भी कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन। और वही आप 100 ग्राम चिकन खाते हो तो आपको मिलता है 23 ग्राम प्रोटीन जब आप ब्रेस्ट खाते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉनवेज खाने से ही आपको प्रोटीन मिलता है, नॉनवेज ही फूड में प्रोटीन नहीं है, वेजिटेरियन फूड में भी प्रोटीन है। जैसे दाल है, डेयरी प्रोडक्ट है, सोया चंक्स है और फ्रूट्स है। इससे भी आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो डेली की है वो पूरी कर सकते हो। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है तो भी वो प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेस अपना के अपनी बॉडी एक बहुत अच्छे प्रकार से बना सकता है। बिल्कुल, एम आई बिल्कुल। राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वेजिटेरियन प्रोटीन भी है, जैसे कि अगर आप मान लो आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में भी बात कही जाती है कि बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट फेक होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तो किस प्रकार से फेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स और ओरिजिनल प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बीच हम फर्क कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आजकल देखते हैं हम काफ़ी सारे फेक सप्लीमेंट की कंपनीज़ में छापे पड़ते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो अगर आपको प्रोटीन लेना है, मैं प्रोटीन के बारे में बताऊंगा कि लोग सोचते हैं कि प्रोटीन लेने से उनके बॉडी के लिए हानिकारक है। तो प्रोटीन ऐसा नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट जो है मिल्क प्रोडक्ट से ही बनता है और अपने शरीर के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। तो देखो जैसे कि प्रोटीन है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ऑथेंटिक है, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। कोई भी ब्रांड का आप प्रोटीन लेते हो, जैसे कि सबसे पहले अच्छे कंपनी का प्रोटीन लो, उस पे एक ऑथेंटिकेशन एक कोड आता है। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन कोड आता है और ऑथराइज्ड डीलर होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि ऑन का आप प्रोटीन ले रहे हो, एक बालाजी का ऑथराइज्ड डीलर है, उस पे एक कोड आएगा ऑथेंटिकेशन, उसको आप गूगल पे सर्च कर लो, उसके वेबसाइट पे जाके, तो आपको पता चल जाएगा ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। दूसरी एक आइडेंटिफाई कर सकते हो, जब भी आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, अगर ऑनलाइन परचेस करने वाले के लिए बोलता हूँ, कभी भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट से मत लेना, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपको फेक सप्लीमेंट भी मिल सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन चेक करने का यही ज़रिया है कि ऑथेंटिकेशन डीलर होना चाहिए और ऑथेंटिकेशन बारकोड, या स्कैन करो, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। यानी ऑथेंटिकेटेड डीलर से ब्रांडेड प्रोटीन ही आपने लेना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल। वो जितनी मात्रा उसकी दी गई है उतनी ही उसके लेना। हिसाब से लेना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। तभी वो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद हो सकता है। सही। अदरवाइज वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। राइट? तो जैसे कितने सालों तक आप प्रोटीन का सेवन लगातार कर सकते हो? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि भाई पहलवान का बुढ़ापा बहुत खराब रहता है। तो 60 वर्ष के बाद में अगर आप ये स्पोर्ट करते हो हाँ। तो हो सकता है कि आपकी बॉडी खराब हो जाए। आप लगातार कई वर्षों तक 10-20 वर्षों तक प्रोटीन लेते हो तो हो सकता है आपकी बॉडी खराब हो जाए। इन बातों में कहाँ तक तथ्य है? ये बातें कहाँ तक सच्ची है? ये तो अफ़वाह फैलाई हुई है। देखो, आप प्रोटीन है ना, कभी भी ले सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे पे नहीं ले सकते। अपनी बॉडी जो रहती है ना, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, उतना कार्बोहाइड्रेट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ आप जवानी में ले सकते हो, बुढ़ापे में नहीं ले सकते। आपके बॉडी की डेली की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन, प्रोटीन आप कभी भी ले सकते हो और आपको लेना चाहिए। अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी बॉडी के फंक्शन है सही तरीके से काम ही नहीं करेंगे। ऑर्गन को चाहिए फ्यूल, फ्यूल आपका प्रोटीन देगा। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा, जो हाई रिच प्रोटीन है वो इनटेक करो। अगर नहीं होता है तो आप जैसे फूड सप्लीमेंट से भी ले सकते हो। और ये बात बहुत ही गलत है, जैसे कि बोले कि बुढ़ापे में, आपने पहलवान बोला था ना कि पहलवान का बुढ़ापा हाँ, खराब हाँ, होता है। खराब होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ कि ये बात देखो, अगर आप जिम जाते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, तो आपके स्केलेटल मसल डेवलप होते हैं, ठीक है? स्केलेटल मसल डेवलप होने के बाद जब भी फ्रैक्चर या कोई भी अर्थो रिलेटेड जो बीमारी है उससे आप बचते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भी है, आपका ब्रेन में ज़्यादातर आपको सपोर्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर आप जिम करते हो तो प्रॉपर डाइट भी करते हो, तो आपके हार्मोनल्स
हार्मोन्स भी एक्टिव होते हैं। उसके बाद आपके बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो बुढ़ापे में भी आपके स्केलेटल मसल डेवलप होंगे और अच्छे रहेंगे। उसके बाद में बोन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब भी आप बुढ़ापे में देखते हो बहुत सारे लोग जैसे कि चल नहीं पाते, उनके बोन्स में प्रॉब्लम आता है, तो वही कारण है जैसे कि आपके बोन्स बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और आपके स्केलेटल मसल वो झेल ही नहीं पाते। इस वजह से ऐसा है, ये पूरी तरह से अफ़वाह है कि बुढ़ापे में आप नहीं मतलब सही तरीके से काम नहीं कर पाते बॉडी, ये गलत चीज़ है। हालाँकि ये है कि आपको जितना आपसे बॉडी से उठा सकते हो उतना ही लिफ्ट करो, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत कीजिए, पर आपको करना चाहिए। बुढ़ापे में इसका कोई गलत असर नहीं होने वाला। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर आप सही प्रकार से वजन उठाते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप सही आपकी डाइट रखते हो, सही प्रकार से आप प्रोटीन की मात्रा लेते हो, तो आप बुढ़ापा जो है आपका दूर होते रहेगा। हाँ, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ज़्यादा ज़्यादा दिनों तक यंग दिखते रहेंगे। जी, जी, पर बिल्कुल। विजय जी, आप जो बता रहे हैं वो एक्सरसाइज, जिम, इन सब बातों के इर्द-गिर्द हमारी बातें चल रही है। पर हर किसी व्यक्ति के लिए जिम जाना पॉसिबल नहीं है, हर किसी व्यक्ति के लिए इतनी एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ और अगर मुझे हेल्दी रहना है बगैर जिम गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिम जाने के बाद ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो। फिट रहने के लिए आप दिन में आधा घंटा कैसे भी निकल सकते हैं। आपकी डेली रूटीन लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के फूड इंटेक करते हो, फास्ट फूड ज़्यादा खा लेते हो, ज़्यादा ऑयली फूड, शुगर फूड। इस वजह से आप देखते हो आप में हेल्थ कॉन्शियस ही नहीं है, बीमारियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, बॉडी की एक्टिविटी होना। ज़रूरी नहीं है कि जिम में जाके ही आप जैसे कि एक्सरसाइज कर सकते हो। आपके पास जिम जाने के लिए वक्त नहीं है, घर पे आप एक काम कर लो, 2 डंबल्स लेके आओ, नहीं तो रेजिस्टेंट बैंड लेके आओ, पुशअप्स कर लो, दिन के 100 पुशअप्स कर लो, आपकी स्ट्रेंथ हो जाएंगी, उसमें आपके सारी मसल्स की ट्रेनिंग हो जाएंगी। नहीं वो होता, 20 मिनट कम से कम वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो मॉर्निंग में, वो भी एक्सरसाइज है। योगा कर लो, उसके बाद में आप ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कोई भी कर लो, 20 मिनट भाग लो, ये भी फिटनेस एक्सरसाइज ही है। ऐसा नहीं है कि जिम में जाने के बाद ही एक्सरसाइज होती है, आप घर पे भी रह के एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कि पुलअप्स आप घर पे कहीं पे भी कर सकते हो, एब्डोमिनल का वर्कआउट, क्रंचेस कहीं पे भी कर सकते हो, एल्बो प्लैंक कर सकते हो, लेग रेजेस कर सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइज जैसे है जो आदि एक्सरसाइज हम घर पर भी रहकर कर सकते हैं। उसके लिए जिम जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किस लोगों को नहीं मिलता तो वो घर पर भी कर सकते हैं। बट अगर आपको मसल्स को ग्रोथ करना है तो आपको वेट ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक मॉडरेट वेट से आप कब तक ट्रेनिंग करेंगे? मसल ग्रोथ करने के लिए आपको जिम जाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप फिजिकल फिटनेस के लिए घर पर भी कर सकते हो, और आप 20 मिनट की वॉकिंग भी कर रहे हो तो आप उतनी एक्सरसाइज कर लेंगे। यानी बोलने का मतलब है कि जैसे बाकी की जो एक्सरसाइज है, जैसे योगा है, जैसे स्विमिंग है, जैसे रनिंग है, तो इन चीज़ों को अपना कर भी क्या हम अपना हेल्दी रूटीन फॉलो कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा आपको, 20 मिनट अगर आप वॉकिंग भी कर लेते हो, स्विमिंग कर लेते हो, योगा भी कर लेते हो, तो आपकी फिज़िकल फ़िटनेस अच्छी रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने पहले कहा था कि डाइट सही होना चाहिए। इतनी एक्सरसाइज़ करने के बाद आप वही खा रहे हो, तो फिर आपको एक्सरसाइज़ का फ़ायदा क्या? आप 20 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद में बाहर जाके जैसे कि फ़ास्ट फूड खा रहे हो, ऑयली फूड खा रहे हो, स्वीट फूड खा रहे हो, तो ये जो जंक फूड है, यही आपके हेल्थ को ख़राब कर देता है। आगे जाके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ के जो कि हार्ट अटैक के प्रमाण बढ़ते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ, डायबिटीज़ जैसी बीमारी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डाइट है। एक्सरसाइज करो 20 मिनट और डाइट का प्रिकॉशंस करो पूरा दिन भर। तो आपको क्या लगता है कि आज के युवाओं में जो ये बीमारियां बढ़ रही है, जो यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, यंग एज में लोगों को कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, यंग एज में लोगों को स्ट्रोक होने लगा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है अभी? सबसे पहला रीज़न तो बोलूँगा मैं, लोगों की अभी की फ़िलहाल की लाइफ़स्टाइल। आप देख सकते हो लोग इतने बिज़ी है कि हेल्थ के लिए टाइम ही नहीं निकालते। खुद के सिर्फ़ मतलब लाइफ़स्टाइल जीने की एक अलग ही है। दिन भर काम करेंगे, उसके बाद में जॉब पे जो मिलेगा वो फ़ास्ट फूड खा लेंगे, और पूरा काम का ट्रेस रहता है, दिमाग पे पूरा ट्रेस रहता है। उस वजह से उनके जो फूड का जो चयन है, जैसे कि ऑयली फूड, मैंने कहा था फ़ास्ट फूड, और जैसे कि एक्सरसाइज़ नहीं करना और बैठे-बैठे काम करना, दिन भर बैठे-बैठे काम करो, ये खाओ, जंक फूड खाओ, उसके वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है।
कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से हमारे जो वेन्स है, जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल हाई होने के कारण, ब्लॉकेज जमने के कारण हार्ट तक हमारा ब्लड पहुँच ही नहीं पाता। इस वजह से काफ़ी हार्ट स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के प्रमाण बढ़ जाते हैं लाइफ़स्टाइल की वजह से। दूसरा रीज़न जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, एक्सरसाइज नहीं करते और काफ़ी काम का टेंशन, स्ट्रेस, उसके बाद में जैसे कि कैफ़ीन ज़्यादा यूज़ करना, कैफ़ीन ज़्यादा हो गया बॉडी में तो तब भी आपको हार्ट स्ट्रोक आ सकते हैं। बोलने का मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, फूड इनटेक जो है जी, वो गलत तरीके का लोगों का है। उसके सही, अलावा सही। क्या एडिक्शन भी एक रोल प्ले कर रहा है? जी, बिल्कुल देखिए जैसे कि लोगों के एडिक्शन है, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, ये तो है। उसके अलावा एक ज़्यादा एडिक्शन लगा है आजकल के युवाओं में, वो है मोबाइल का यूज़। आजकल हम देखते हैं दिन भर लोग मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, जो भी रील्स वीडियो देखते रहते हैं। तो मेरा ऐसा बोलना है कि ये बहुत एडिक्ट हो चुके हैं लोग, मतलब ऐसा है कि उसके बगैर रह ही नहीं सकते, इसका एडिक्शन हो चुका है। तो ये इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब उन्होंने उसको एडिक्शन को रोकना चाहिए। ठीक है, मोबाइल यूज़ करना आजकल में सबके लिए अनिवार्य है। जानते हैं उससे काम भी होते हैं आपके, उसके बेनिफिट्स भी है और नुकसान भी है। तो उसको लिमिट देना चाहिए, कितना मोबाइल पर डे आपको यूज़ करना चाहिए, उसको लिमिटेशन देना चाहिए। एडिक्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। यानी स्क्रीन टाइम जो है हुँ, ये नया एडिक्शन आज के भारत में लग चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा रही है, लगातार वो कोई ना कोई स्क्रीन देख रही बिल्कुल, है। उसकी वजह से उनको आँखों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम उस वजह से भी बढ़ रही है आजकल। तो आपका ये सजेशन है कि जो स्क्रीन टाइम है ये लिमिटेड करना चाहिए, स्क्रीन कम से कम जितना पॉसिबल हो आप देखना चाहिए। पर हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इन सब चीज़ों के कारण ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अभी लगातार स्क्रीन्स पे बना हुआ है। तो बिल्कुल। स्क्रीन टाइम बंद करने की तो हम बात कर रहे हैं, कम करने की हम बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम कम करने के लिए क्या कुछ उपाय है आपके पास जो आपको ऐसा बिल्कुल, लगता है होने बिल्कुल। चाहिए? जो टाइम आप मोबाइल देखते हो, सबसे बेस्ट है आप कहीं बाहर खेलने चले जाओ, जिसमें आपका मन लगता है ना वैसे। मतलब ग्राउंड ग्राउंड पे जाओ यार, ग्राउंड पे जाओ, कुछ खेलो, भागो, कुछ करो। जो जिम में जाओ, कुछ 2 घंटे जिम में चले जाओ, आपके हेल्थ के लिए वो बेनिफिट है। कुछ खेल लो, कोई गेम जो आपको पसंद है, क्रिकेट खेल लो या फिर टेनिस खेल लो, कोई भी गेम खेल लो, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ऐसे कुछ एक्टिविटी में ध्यान दो जो कि आपको मोबाइल के एडिक्शन से दूर रखेगा। यानी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज हाँ, करना बहुत फिज़िकली जरूरी है। एक्टिविटी या फिर आप मोबाइल, जैसे कि आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, किताब पढ़ लो, वो भी सही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात करी कि यंग जनरेशन को अभी अपने मोबाइल को दूर रख के फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान फ़ोकस देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। विजय जी, आपने इतनी कॉम्पिटिशंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया, देश का प्रतिनिधित्व किया, आपने इतने सारे टाइटल जीते। क्या कोई आप हमारे दर्शकों के साथ में अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत अविस्मरणीय रहा, जिसे आप भुला नहीं सकते? जी, बिल्कुल। तो एक बहुत ही एक मेरा मतलब इमोशनल मोमेंट था, वो मुझे आज भी याद है। 2018 की बात है, जैसे कि मेरे लाइफ़ का सबसे यादगार पल है, जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए खेला था इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जब मुझे मेडल मिला, तो उतनी खुशी हुई। बट उससे ज़्यादा जो मेरा यादगार पल था ना, जब मेरे हाथ में इंडिया का फ्लैग था और पीछे गाना चालू था अपना राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। तो वो टाइम में मेरे आँखों में आँसू आ गए। तो उस पल मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने कुछ तो किया है लाइफ़ में जो मैं नहीं कर सकता था, पर मैंने कुछ किया है हासिल। मेरा जो स्ट्रगल है वो कुछ ना कुछ अभी फ़ायदा हुआ है उसका। तो वो मेरे लाइफ़ का एक अविस्मरणीय पल था। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि भारत भारत का झंडा हाथ में, भारत का राष्ट्रगान चल रहा है और आप विनर के रूप में पोडियम पर खड़े हो, उससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। बिल्कुल। पर क्या इन सब कॉम्पिटिशन्स में, इन सब ट्रैवल में आपको कोई गलत अनुभव भी आए? जी, देखो बिल्कुल, बिल्कुल। आप कोई भी रास्ता चुनते हो तो ऐसा नहीं है कि सभी आपको सपोर्ट करने वाले ही मिलेंगे।
रास्ते में बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले मिलेंगे, डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। तो जब मैं बॉडी बिल्डिंग जर्नी में था ना, मैंने डिस्ट्रिक्ट जीता या फिर स्टेट जीता, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया कि ये करके तुझे क्या मिलेगा? ये करके क्या फ़ायदा है? तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस भी था कि ऐसा मन में भी लगता था कि भाई ये तो सही कर रहा है कि ये करने से मुझे मिल तो कुछ नहीं रहा है। बट मुझे जैसे कि मेरा सेटिस्फेक्शन था, जब तक मैं कोई कंपटीशन खेलता नहीं हूँ ना, तो मेरा मन वहाँ विचलित रहता है। तो जब तक मैं खेलूंगा नहीं, तब तक मेरी ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी में जो चलने वाला है वो सहारा ही है मेरा बॉडी बिल्डिंग। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, डिमोटिवेट भी किया कि ये खेल के आगे भी कुछ मिलने नहीं वाला है, विदाउट तू वेस्ट कर रहा है टाइम, लाइफ भी वेस्ट कर रहा है, पैसे भी वेस्ट कर रहा है। तो लोगों की बातें मुझे काफ़ी चुभती थी, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे और लोग मुझे उस टाइम पे डिमोटिवेट भी करते थे, और मेरी वैसे कंडीशन भी नहीं थी, इस वजह से भी शायद लोग डिमोटिवेट करते थे। फिर भी लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। जितने भी खराब अनुभव है आपने उनको नज़रअंदाज किया। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया भी आपका बहुत बड़ा फॉलोअर क्लास है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे युवा, लाखों लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई और इसका आपका क्या अनुभव रहा? देखो, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी जैसे सोशल मीडिया पे मुझे चाहते हैं, प्यार करने वाले हैं, दोस्त है, फ्रेंड्स है। तो जैसे मेरी लाइफ़स्टाइल तो आपको पता ही है, बहुत ही जब से मैंने स्टार्ट किया, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया, आज भी ग्राउंड लेवल पे ही हूँ। जैसा था वैसा ही हूँ, सिर्फ़ चेंज क्या हुआ, मेरी वेट कैटेगरी और मेरी एज चेंज हुई, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो जैसे कि मैं, अगर कोई इस बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में आना भी चाहता है, तो मुझे उनको एक ही सजेशन दूँगा। देखो, अगर आपको आना है, ऐसा समझ लो कि बॉडी बिल्डिंग नहीं, कोई भी क्षेत्र आपको जाना है उधर, तो आप एक, मान लो कि आपको डीमोटिवेट करने वाले, आपको पीछे खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे। रास्ते में कठिनाइयाँ भी आएँगी, परिस्थिति ऐसी रहेगी, आपके अनुकूल नहीं रहेगी। बट आपने एक बार ठान लिया कि मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, ये मंज़िल पानी है, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई भी मंज़िल 1 साल में, 2 साल में नहीं मिलती। अगर आपने सोच लिया ये पाने का है, तो उस रास्ते से चलो, रास्ते में कितनी भी रुकावटें आई, उसको पार करके आप आपकी मंज़िल पूरी कर सकते हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि पेशेंस रखो, थोड़ा-सा धैर्य रखो, कंसिस्टेंसी रखो, खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है, खुद पे भरोसा रखो, और आप जो भी करना चाहते हो फील्ड में, जैसे कि वो आप जब तक आपकी मंज़िल मिल ना जाए, तब तक रुकना नहीं है। कोई कितना भी रोके, रुकना नहीं है मिलने तक। तो आप लगातार अपने युवा फॉलोअर्स को ये संदेश देते रहते हो कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार बढ़ते जाना है। और बिल्कुल। हम जैसे देख रहे हैं, आप भी लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ रही है। तो अब आपका आगे जीवन में क्या प्लान है? आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? देखो, जैसे कि मेरा ओपिनियन है, जैसा मेरा खुद का ओपिनियन है, कि मैं चाहता हूँ कि जो भी अभी नौजवान है, यंगस्टर है, सारे कुछ फिट रहे, हेल्दी रहे। सबसे बेस्ट क्या है, अगर आप जिम करते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट आपका डाइट अच्छा रहेगा, आपका ध्यान रहेगा डाइट पे। अगर आप जिम नहीं करोगे, तो आप भी कुछ भी खा लोगे जैसे जंक फूड, और खुद को ही, खुद की बॉडी खराब कर लोगे खुद के हाथ से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हालांकि पहले आप डाइट के बारे में मत सोचो, जिम चले जाओ। मुझे जिम करना है, दिन का कितना भी आपका बिजी शेड्यूल है ना, 1 घंटा चले जाओ जिम के लिए। जिम करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, खराब तो होने नहीं वाली। मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अभी इतना आगे बढ़ रहे हो जीवन में, तो आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? आपका फ्यूचर प्लान क्या है आगे? ओके, ओके, मेरा वाला। हाँ, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ ओके, कि सबसे बड़ी आपकी इच्छा क्या है ओके, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? ओके। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण भाग हो गया, जैसे सिटी हो गया, अमरावती सिटी, सारे लोग फिटनेस के बारे में अवेयरनेस रहे, उनके बारे फिटनेस के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जैसे कि मेरा जिम है वीबी फिटनेस, जो कि राजापेट में अमरावती में है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐसी कई फ्रेंचाइजी ओपन हो, जो ग्रामीण साइड में भी हो और शहरी साइड में भी हो। जान जहाँ मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों तक फिटनेस की अवेयरनेस जाए, और सारे लोग अपने हेल्थ हेल्दी रहे।
यानी आप जिम की एक चेन खोलना चाहते हैं जो बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र में भी कार्य करे और एक अफोर्डेबल फीस में, एक रीजनेबल फीस के अंदर युवा जो है वो वहाँ पे फिटनेस कर सके, सभी बिल्कुल। प्रकार के एज कैटेगरी के लोग वहाँ पे आकर फिटनेस कर सके, जी, जी। और एक अच्छी रिवॉल्यूशन जो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, फिट इंडिया रिवॉल्यूशन जो जी, उन्होंने जी, करी बिल्कुल। है, उस प्रकार की रिवॉल्यूशन घर घर तक पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहता तो हूँ कि सारे लोग फिट रहे और फाइन रहे। तो इसलिए आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ी-सी जनजागृति हो, फ़िटनेस के बारे में कहीं अभी थोड़ी बहुत तो है कि बहुत सारे जिम मतलब फ्री है, जहाँ आउटडोर जिम है, कहीं आप वहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हो फ़िटनेस की। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़िटनेस के बारे में जनजागृति हो, लोगों में अवेयरनेस हो, ताकि लोग अपने हेल्थ पर ध्यान दे सकें और अपने जैसे कि जो कि बस हेल्थ पे ध्यान दे सकें। तो आपका कहना है कि सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जन जागृति करनी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा कोई और उम्मीद आपको सरकार से? जैसे कि प्लेयर के बारे में बोल बोल सकता हूँ, जैसे कि जो खिलाड़ी हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए और कुछ ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए जान कुछ फाइनेंशियल फंड मिल सके इजीली जैसे प्लेयर को, और छोटे-छोटे शहर में जैसे खिलाड़ी है, अच्छे काबिलियत है उनमें, वो आगे बढ़ सके और अपने इंडिया का नाम रोशन कर सके। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि कुछ आर्थिक या फाइनेंशियल ऐसी स्कीम निकाले जो प्लेयर के लिए ईज़ी मिल सके। आपको बोलना है कि जो सरकारी लाल फीताशाही है, जो रेड टेपिज्म है, जो चक्कर मारने पड़ते सरकारी कार्यालयों के, वो सरकारी कार्यालयों के चक्कर न मारते हुए इजी वे में खिलाड़ी को पैसा हासिल हो, ताकि वो अपने स्पोर्ट्स के ऊपर कंसंट्रेट करके इस देश का नाम ऊंचा कर सके। जी। तो विजय जी, आखिरी संदेश ये पॉडकास्ट जो देख रहे युवा, उनके लिए आप क्या देना चाहेंगे? तो जो मेरे दोस्त है, जो यंगस्टर है, उनके लिए तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं ना ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में है। तो देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ ज़्यादा वेट उठाने से ही बॉडी बनेगी, मेरी मसल बनेगी। सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि बस वीडियो के लिए एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो देखो, वीडियो के चक्कर में मत पड़ो। वीडियो के लिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, वीडियो निकालो ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो के लिए एक्सरसाइज मत करो, खुद के हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करो, और खुद खुद को डेवलप करना है इसलिए एक्सरसाइज करो। हेवी लिफ्टिंग के चक्कर में मत पड़ो। आप जितना वेट उठा सकते हो उतना ही वेट उठाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डाइट अच्छी रखो और अच्छे प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करो। तो मैं चाहता हूँ कि सारे कोई मतलब मेरे जो यंगस्टर लोग हैं बाकी चीज़ों से बचे, जो कि एडिक्शन जो है मोबाइल से भी, जैसे अल्कोहल से या सिगरेट से, ये चीज़ों का सेवन ना करे और जिम में जाए, अपना जो भी ताकत है वो जिम में निकाले और अपने खुद को फिट रखे और हेल्दी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। आप यहाँ आए, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की, आपने युवाओं को मोटिवेट किया, आपने युवाओं का उत्साह बढ़ाया। हम आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं और आपको ऑल द बेस्ट, आप थैंक यू। आगे बढ़े। तो दोस्तों, यह था द स्टोरी का एक एपिसोड, जिसमें आज हमने बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र के चमकते सितारे विजय भोयर की यात्रा सुनी, और मुझे आशा है कि इस यात्रा से आप सब ने कुछ न कुछ सीखा होगा, कुछ न कुछ प्रेरणा ली होगी। ऐसे ही और चमकते हुए सितारों से हम मिलेंगे आने वाले हमारे एपिसोड से। तब तक आप स्टे ट्यून रहिए मंडल न्यूज से, और हमें लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए सभी प्लेटफॉर्म्स पर। धन्यवाद।